व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस, रिफ्यूज तो हमने कर लिया कि पुलकित ने मना कर दिया, मैं नहीं दे पाऊंगा, वो रिफ्यूज कर गया। सो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस और fails to perform to carry out his agreed obligation under the contract, there is breach of contract by the parties of filing। या तो वो रिफ्यूज कर रहा है या फिर वो फेल कर रहा है। रिफ्यूज करना दो तरीके से हो सकता है, एक तो 11 तारीख को भी कर सकता है, एक 15 तारीख, मतलब 11 को भी रिफ्यूज कर सकता है, 15 को भी कर सकता है, यानी कि पहले भी कर सकता है और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस भी कर सकता है। और फेल टू परफॉर्म तो एट द टाइम ऑफ, ये क्या कहते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस के कंटेक्स्ट में यूज लिया गया है। ठीक है। अब एंटिसिपेटरी ब्रीच, 11 तारीख को ही मना कर दिया तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया। एंटिसिपेटरी ब्रीच का एक और एग्जाम्पल देखो। मान लो ए और बी ने आपस में वादा किया था कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, बॉय एंड गर्ल ने आपस में किया था कि ये 15 तारीख को आपस में शादी करेंगे। लेकिन मिस ये जो बॉय है इसने क्या किया, इसने 13 तारीख को ही किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। 13th को बॉय ने 13 तारीख को ही किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। तो ऑटोमेटिकली दिस गर्ल कैन टेक दिस कॉन्ट्रैक्ट एज ब्रीच्ड ऑन 13th। ठीक है। सो दिस इज ये एंटिसिपेटरी ब्रीच 13 तारीख को ही मान सकती है कि अब 15 तारीख को जब इसने पहले ही शादी कर ली है उससे, तो मेरे से क्या करेगा, मेरा वाला कॉन्ट्रैक्ट अब निभाएगा नहीं। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इस सिचुएशन में भी पहले से मान सकती है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का, एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच पढ़ना चालू करते हैं। देव पासारी क्या हो गया? सर तो इसमें जो एग्जांपल दिया था उसमें एंटिसिपेटरी ब्रीच वही होना कि 13 तारीख को हो जाएगा ना एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच मान सकती है वो। अब वो एक्चुअल हम्म। परफॉर्मेंस के लिए वेट करके करेगी भी क्या? कोई वो डिवोर्स लेके हम्म। एक दिन में तेरे पास थोड़ी आएगा वापस शादी उसको जब करने के लिए। मतलब उसको जब पता चलेगा कि वो किसी और से शादी कर रहा है तब एंटिसिपेटरी ब्रीच कंसिडर होगा ना। जब उसने देख लिया कि इसने तो ऑलरेडी किसी और से, मेरे से वादा करके किसी और से शादी कर ली है, तो वो उस दिन को एंटिसिपेटरी ब्रीच मान सकती है। ठीक है। ओके। ठीक है झील मैडम क्या हो गया? शादी का एग्जाम्पल आते ही सबके लट्टू लगने लग जाते हैं। जल्दी बोलो। सर व्हाट इफ उसको 15 को ही पता चला कि उसने दूसरी शादी की है, तो फिर वो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एंटिसिपेटरी? फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ब्रीच हो गया बस। यदि तुमको 13 तारीख को उसने कर लिया, 11 तारीख को शादी कर लिया और तुमको पता पड़ रहा है, तो हम एंटिसिपेटरी ब्रीच बोलेंगे। ठीक है। चलिए एक्चुअल ब्रीच ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी और से शादी नहीं किया हो, लेकिन तुमसे शादी करने से मना कर दिया, तो ये नहीं किया उसने, तो एक्चुअल ब्रीच ऐसे भी हो गया। और एंटिसिपेटरी ब्रीच में पहले किसी और से ही कर लिया, तो उसको मैं एंटिसिपेटरी ब्रीच भी मान सकता हूँ। रिया क्या हो गया? तो और अगर उसने ऐसे किसी और से शादी नहीं की बट ऐसे ही ना बोल दिया तो यही तो तो सामने बोलूंगा। वाला, हाँ उसने, हाँ पर हाँ तो सामने पहले वाला भी कुछ, मान ले 11th को या 13th को ही उसने ना बोल दिया, तो तुम 11th के लिए वेट, 11th को ही एंटिसिपेटरी ब्रीच भी मान सकते हो। यू कैन ऑल्सो वेट टिल 15th, एंड 15th को एक्चुअल परफॉर्मेंस वो सही में शादी नहीं कर रहा है, तो तुम एक्चुअल ब्रीच भी मान सकते हो उसमें भी जो। बट सर वो सामने वाला फिर मतलब कुछ अगेंस्ट नहीं जा सकता कि। ये हम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। अच्छा ओके। ठीक है। मैं मेरे सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन पूछते हो, बाकी सब्जेक्ट में उससे कम पूछते हो या उससे ज्यादा पूछते हो? हम्म। सर आपका थोड़ा ज्यादा थियरी बेस्ड है तो फिर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेरा थोड़ा ज्यादा थ्योरी बेस्ड है। देख, मेरा मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। मैंने तुमको एक दिन एक चार्ट बताया था जिसमें पांचों एक्ट्स में से, ये मैं दिसंबर वालों के लिए बोल रहा हूँ, पांचों एक्ट्स में से कौन से में कितने थ्योरेटिकल नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक तो तू कैसे कह रहे रे आपका तो थ्योरेटिकल पेपर है? इट्स अ मिक्स्ड ऑफ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ हम इमेजिनरी सिचुएशंस बहुत ज्यादा लेके चलते हैं, आई डू एक्सेप्ट दैट।
क्योंकि मेरे को फिर आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को एग्जाम्पल्स यूज करने पड़ते हैं, इसीलिए देव में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल शूट होते हैं। चलिए एंटिसिपेटरी ब्रीच पढ़ना चालू करते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच, दिया जैन कहाँ पर है, पढ़ना चालू कर। दिया नहीं आई क्या, दिया आई है ना? अच्छा, दिया इज नॉट देयर, या दिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। सर मैं हूँ पर मैं बाहर हूँ तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड। Anticipatory breach of contract occurs when a party सर declares। मैं ही रीड कर लूं? क्या हुआ देव? मैं रीड कर लूं? अरे जरूर, प्लीज डू अस द फेवर। हाँ. Anticipatory breach of contract occurs when a party declares its intention of not performing the contract before the performance is due. Anticipatory breach of contract is done. देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ड्यू होने वाली है 15 तारीख को, उससे पहले ही पार्टी डिक्लेयर कर देती है कि भैया मैं तो नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी, तो वो एंटी तारीख से पहले, तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच तारीख को, सह तारीख को मना किया, परफॉर्मेंस का टाइम आने पे मना किया, तो वो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डन either by an express declaration of unwillingness to perform the contract, यानी पुलकित ने मंशा को मना कर दिया, एक्सप्रेसली मना कर दिया, मैं ना करना, मैं ना सप्लाई करूंगा तेरे को दाल 50 रुपए किलो पे, साफ मना कर दिया एक्सप्रेसली बाय यूजिंग वर्ड्स। दूसरा एंटीसिपेटरी ब्रीच कैसा होता है, बाय डूइंग सम एक्ट विच मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि शादी करनी थी 15 तारीख को, लेकिन 13 या 11 तारीख को एक दूसरे जन से शादी कर लिया, तो तूने ऐसा काम कर दिया कि तू अब इस वाले काम को जो 15 तारीख को ड्यू है वो तू कर ही नहीं पाएगा। सो बाय डूइंग सम एक्ट विच मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, या तो एक्सप्रेसली आप एंटिसिपेट मतलब ब्रीच कर रहे हो ना, एक्सप्रेसली भी कर सकते हो और इम्प्लाइडली भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से एंटिसिपेटरी ब्रीच चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल सेम है, पढ़ने में टाइम खराब नहीं करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, यदि एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ है तो एग्रीव्ड पार्टी हैज द फॉलोइंग रेमेडीज, जिस जिस जो गलती पे नहीं है उसको ये सब रेमेडीज हैं। नंबर 1, पढ़ वही देव। The promisee may put an end to the contract. The aggrieved party may treat anticipatory breach as actual breach of contract and may rescind the contract. This will result in the promisee is excused from performing his promise. The promisee can sue promiser for breach of contract immediately without waiting for the due dates of performance. The amount of damages shall be equal to the difference between the price prevailing as on the date of refusal to perform and the contract price. देखो सब, अब एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या इफेक्ट होते हैं कि सर ये फॉलोइंग रेमेडीज अवेलेबल हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच में। नंबर 1, द प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस किया गया था वो क्या कर सकता है, ही में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो क्या कर सकता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच को 11 तारीख को ही मान लेता है कि चलो मैं ब्रीच हुआ मान लेता हूं, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच के दिन ही एक्चुअल ब्रीच मान लेगा। तो उस दिन कैसे कैलकुलेशन करनी है, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मैंने सब आपको बताई हुई है। तो सर वो 11 तारीख को ही एक्चुअल ब्रीच हुआ मान सकता है। ठीक है, एंड ही में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी छोड़ सकता है। देखो यहाँ पर वर्ड रिसेंड आया है, तो अपने पास में अब रिसेंड मतलब तूने पूरा नहीं किया तो मैं भी छोड़ रहा हूं। ठीक है, आई एम ऑल्सो रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, माई ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्रोमिसी के पास में पहला ऑप्शन क्या है, एग्रीड पार्टी में ट्रीट द एंटिसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 11 को ही मान लूंगा एंड में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, खत्म करो। अब इससे क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन नंबर 1, द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, कि तूने पूरा नहीं किया तो मैं काहे को अपने पूरा करूं भाई, मैं भी रिसेंड कर रहा हूं। नंबर 2, the promisee can sue promisor for breach of contract immediately without waiting for the date of due performance। 11 तारीख को ही केस ठोक सकता है, 15 तारीख की वेट करने की जरूरत नहीं। यदि उसने डिसाइड किया कि चल तूने 11 को मना किया, मैं तो 11 को ही एंटिसिपेटरी ब्रीच यानी कि ब्रीच हुआ मान लूंगा,
तो फिर मुझे 15 तारीख तक वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं 11 तारीख को ही तेरे पे केस ठोकने का कॉज ऑफ एक्शन मेरे पास में आ जाएगा। आई डोंट नीड टू वेट टिल 15। सी, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस शैल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग एज ऑन द डेट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म, यानी कि मार्केट प्राइस एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, इसके ये 3 इफेक्ट होते हैं। सो पहला इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, द promisee may put an end to the contract. Second, the promisee may decide to keep the contract alive till the date of performance, यानी कि वो 15 तारीख तक उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी जिंदा रखने का इच्छुक है, तो वो 15 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखता है। इसके भी 3 रिजल्ट होंगे। रिया, आ रहा हूं तेरी तरफ, रुक जाना। द प्रोमिसर में इलेक्ट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन द ड्यू डेट, यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि पुलकित ने तो 11 तारीख को ही मना कर दिया कि है ना, नहीं मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। अब मंशा के पास 2 ऑप्शन है, या तो 11 तारीख को एंटीसिपेटरी ब्रीच मान के कार्रवाई चालू कर दे, या 15 तारीख तक वेट करे। तो अपन सेकंड पॉइंट में कौन सी सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि सर ये वाली सिचुएशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में कौन सी सिचुएशन पड़ी थी कि सर ये वाली पड़ी थी। तो सर वो मंशा सेकंड तारीख तक भी वेट कर सकती है। सेकंड मतलब 15 तारीख तक भी वेट करने का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है। तो इसमें मैंने आपको कल क्या बताया था, यदि ये 15 तारीख तक वेट करना नक्की कर रही है, तो पुलकित को भी अब मना करने के बावजूद भी चांस मिलेगा कि अगले 4 दिन में ये, मतलब 11 से 15 के बीच में, यदि ये चाहे तो अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। और यदि वो सही परफॉर्मेंस है तो मंशा को वो एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, सो द प्रोमिसर में इलेक्ट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन द ड्यू डेट, यानी अब पुलकित को भी एक चांस मिल जाएगा कि वो चाहे तो परफॉर्म कर सकता है। ही मे इलेक्ट, and in that case the promisee will be bound to accept the performance. Number 2, if during the period of the contract, if during the period the contract remains open, यानी पुलकित ने 11 को मना किया लेकिन मंशा बोली नहीं मैं 15 तक वेट करती, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खुला है। इस दौरान यदि कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इफ ड्यूरिंग द पीरियड द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स ओपन सम इवेंट हैपेंस विच डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए वगैरह वगैरह, the promisor will be discharged from his liability and the contract will become void. Sir, the promisor will be discharged from his liability. Promisor discharge हो जाएगा अपनी liability से, यानी पुलकित discharge हो गया। यदि वो सड़क पुणे से मुंबई के बीच की एकमात्र सड़क जो जोड़ती है वो टूट गई, तो promisor will be discharged from his liability and the contract will become void. See, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस कितना होगा सर, वही मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ऑन 15। अब 15 तक रुकने का नक्की किया था ना, तो 15 की डेट से कैलकुलेशन होगा। ये दोनों के इफेक्ट हैं। ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच में जो दोनों आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ये उन दोनों के इफेक्ट हैं। सबसे पहले रिया बोल, क्या प्रॉब्लम हुई? सर एक सेकंड, आप सर देव को अंदर ले सकते हो क्या मीटिंग के? अरे यार आज क्या प्रॉब्लम हो रही है? व्हाट प्रॉब्लम इज, बार बार लोग ज्वाइन और रीज्वाइन कैसे हो रहे हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। देव बीच में कहाँ चला गया था? सर वो नेटवर्क पता नहीं इशू हो गया था, लीव हो आज गया था। मेरे यहाँ ये जूम में पता नहीं कुछ ऑटो सेटिंग हो गई है कि इसमें वेटिंग रूम बन गया है। रोज तो मैं वेटिंग रूम रखता ही नहीं हूँ, उसके हाँ बावजूद नहीं, आज इसलिए इसलिए बोला। चलो एक तो ये हो गया। रिया बोल, क्या हुआ? सर इधर लिखा है द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि प्रोमिसी मतलब प्रोमिसर ही तोड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी भी तोड़ सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कल इस पे भी एग्जांपल दिया था ना आपको कि हो सकता है। हाँ सर, बट तो फिर इधर द प्रोमिसी और प्रोमिसर में पुट आना चाहिए ना। तो सर तू मुझे सर बोलती है, मैडम अब सुनो, पहले वाले प्रॉमिस के लिए ये प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी, दूसरे वाले प्रॉमिस के लिए ये प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी है या नहीं है? तो यदि इसने तोड़ा तो ये प्रॉमिस अपना तोड़ रही है, तो पुलकित प्रॉमिसी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
एक्स हाँ ने सर, हाँ sir. वाई को 500 किलो दाल देने की बात की और वाई ने एक्स को उसके लिए 500 इंटू 50 देने की बात की। अभी वाई ने कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा पेमेंट, तो ये पेमेंट देने के लिए प्रॉमिसर और प्रॉमिसी था ना, इसने तोड़ दिया ना। ठीक है, इसलिए ये तेरा डाउट इलॉजिकल है, मतलब आना नहीं चाहिए था। चलो झील, झील डाउट ही भूल गई। ठीक है चलो, जब याद आ जाए तो पूछ लेना। शिरीन जॉन पूछ भाई। सर इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के कनेक्शन में है ना, सेकंड पॉइंट से नहीं ना? थर्ड कौन सा, किसका थर्ड पॉइंट, सेकंड का थर्ड पॉइंट या फर्स्ट का थर्ड पॉइंट? हाँ सेकंड का सी, ए से, सेकंड का सी सिर्फ ए से रिलेटेड है ना, बी से नहीं? The promisor may elect to perform his promise on the due date, and in that case, the promisee will be bound to accept the performance. The amount of damages in this case will be equal to, नहीं ये जो है ना, ये है कि सेकंड पॉइंट में मंशा ने कहा भले ही तूने 11 तारीख को मना कर दिया नालायक, लेकिन मैं 15 तारीख तक वेट करूंगी। ठीक है, 15 तारीख तक वेट करूंगी। इस केस में भी वो परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो अब डैमेज कितना होएगा कि सर मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज ऑन 15। बट सर इसका बी पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है ना, जिसमें इम्पॉसिबिलिटी की बात है। मैडम ये अलग पॉइंट है कि इफ ड्यूरिंग द पीरियड द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स ओपन, यदि ओपन रहता है और वो वैलिड वॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शिरीन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, क्या उसमें डैमेजेस वसूले जाते हैं क्या बेटा, या बस किसी ने कोई बेनिफिट डिराइव किया है तो वो अपोजिट पार्टी को वापस लौटा देता है? इसमें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टोरेशन आता है ना। हाँ तो बस रिस्टोर करेगा। बेनिफिट यदि कोई ले लिया है तो वो रिस्टोर कर देगा, कोई डैमेज की बात आती अच्छा, है डैमेजेस नहीं होगा। है ना, समझ गई। चलिए नेक्स्ट, तो ये हमने एंटिसिपेटरी ब्रीच कर लिया। तो हाँ कौन है, हाँ झील बोल भाई। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, आपने बोला कि जो डैमेजेस देते हैं वो मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है। ये एक जनरल फॉर्मूला है कि डैमेजेस मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यदि कोई डैमेज हो रहा हो तो इस पे। लेकिन सर यदि मार्केट प्राइस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है तो कोई डैमेज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो कोई डैमेज नहीं वसूलेंगे, बात खत्म। सर मेरा डाउट तो सुनो। हाँ बोलो। अब जो अगर ये मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस है उसके अलावा और उसका जो लॉस हुआ है, हाँ मतलब ट्रैवलिंग चार्जेस, तो वो सब भी वो बेयर करे, मतलब वो वसूल सकता है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या हो रहा था? सर आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं समझ मार्केट गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तू कह रही है कि सर कि मान लो अब उसको मार्केट से यही 50 रुपए वाली दाल 60 रुपए किलो में मिली, लेकिन 60 रुपए के अलावा उसको सर है ना टैक्सी भाड़ा, ये क्या टेम्पो भाड़ा जिसमें लोड करके लाया है वो भी बेयर विथ करना पड़ेगा क्या, ये वो। इन सब का आंसर देख, ये किसका होता है, ये टैक्सी लोडिंग भाड़ा ये किसका होता है, वेदर बायर का होता है या सेलर का होता है, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। यहाँ चिंता मत कर उसकी। अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसको खरीदने और बेचने की बात करते हैं, गुड्स को खरीदने और बेचने की बात करते हैं। तो गुड्स, गुड्स को अपने यहां तक लाने की कॉस्ट कौन बियर विथ करेगा, सेलर को करनी है या बायर को करनी है, ये हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर। ठीक है, अब यदि मान ले, यहां के लिए मैं तेरे को इतना बता देता हूं, ऐसा था कि पुलकित ने मंशा को ये बोला 50 रुपीज पर केजी तो है ही है, प्लस माल भाड़ा भी माल भाड़ा भी मैं ही बियर विथ करूंगा, यानी कि मेरे पास टैक्सी है मैं खुद पहुंचा दूंगा। तो सर अब तो क्लियरली मंशा ने 60 रुपए से खरीदी प्लस टेम्पो का 500 रुपये अलग से दिया, तो वो जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी, तू खुद बता दे। अभी के लिए इतना बहुत है, क्योंकि ये भी तो डैमेज हो रहा है उसको, हो रहा है या नहीं हो रहा है? झील तेरा ही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। हाँ पहले सर, समझा। पहले पुलकित ने बोला था पहुंचा भी मैं दूंगा, और अब उसको पहुंचाने के लिए ये और कर रहा है
तो इसके ब्रीच के कारण इसको ये एक्स्ट्रा डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो ये भी वसूलने में आएगा। ठीक है, चलिए और बोलो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो। नेक्स्ट लेट्स कम टू द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी सही में परफॉर्मेंस की डेट आ गई है और परफॉर्मेंस न दिया। ठीक है, तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द टू वेज। देव पढ़। Breach of contract may take place in any of the two ways: breach at the time when the performance of contract is due, breach of the contract during the performance of the contract. देखो, एक्चुअल ब्रीच भी दो तरीके से हो सकता है। ब्रीच एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। कैसे? कि सर 15 तारीख आ गई और पुलकित ने मंशा को कोई 500 किलो दाल सप्लाई नहीं की, तो एक्चुअल ब्रीच कर दिया इसने 15 तारीख को कि परफॉर्मेंस ड्यू हो गई और इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो ये एक्चुअल ब्रीच हो गया। झील वापस डाउट है क्या? ठीक है, सर मेरे को एक्चुअली जो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उसका जो सेकंड पॉइंट था उसका सेकंड वाला नहीं समझा, बी पार्ट। अरे ये वही है, ये वाला पार्ट क्या है? मान ले कॉन्ट्रैक्ट बना 15 तारीख को सप्लाई करना है, 11 तारीख को पुलकित ने मना कर दिया, लेकिन मंशा बोली नहीं मैं 15 तक जिंदा रखूंगी कॉन्ट्रैक्ट। अभी इस 11 से 15 के बीच में अब यदि कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इतनी बारिश आ गई कि दोनों के बीच की सड़क ही टूट गई, तो अब कैसे सप्लाई करेगा? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो सर अब ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो पुलकित बिल्कुल ही फ्री हो गया, आपको डैमेज भी पे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिस्क रहता है कि आप एंटिसिपेटरी ब्रीच की बजाय एक्चुअल ब्रीच की तरफ जा रहे हो ना, तो ये रिस्क रहता है कि ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो फिर सामने वाली पार्टी तो बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी, फिर आप डैमेजेस भी नहीं वसूल पाओगे उससे। ठीक है, नेक्स्ट। एक्चुअल ब्रीच दो तरीके से होता है। ब्रीच एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, यानी कि 15 तारीख आ गई, पुलकित भाई साहब तो घूमने फिरने में रंबा संबा में मजे कर रहे हैं, कोई उनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की कुछ पड़ी नहीं है, न उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, तो सर 15 तारीख को वो ब्रीच हो गया। ब्रीच एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। सेकेंड है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये किस बला का नाम है, आओ समझते हैं। सर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझो, सर मंशा और पुलकित के बीच में ऐसा डिसाइड हुआ कि ये इस कंटिन्यूस 5 दिनों तक रोज 100 किलो दाल सप्लाई करेगी, इस तरीके से 500 किलो दाल सप्लाई करेगी, कंटिन्यूस 5 दिनों तक रोज 100 किलो दाल सप्लाई करेगी। पहला दिन आया 100 किलो सप्लाई कर दिया, दूसरा दिन आया 100 किलो सप्लाई कर दिया, तीसरा दिन आया ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आई? परफॉर्मेंस देते देते बीच में ही ब्रीच कर दिया। ऐसा ये भी किस में आएगा? एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। देव। A agrees to deliver 100 bags of sugar to B at a certain price on 1st September. If A refuses or fails to deliver the goods on 1st September, there occurs an actual breach. If A has performed ऑन द part ड्यू of डेट, ये अपन ने वो 15 तारीख से समझा हुआ है। ठीक है, 15 तारीख आ गई और उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया पुलकित ने, तो ये हो गया आपका एक्चुअल ब्रीच। सेकंड, if A has performed part of the contract and then refuses or fails to deliver the remaining goods, it also amounts to breach of contract during performance. ठीक है, इट ऑल्सो अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, वही मैंने आपको जो बीच में तोड़ दिया, परफॉर्म थोड़ा कर दिया, अभी बाकी करना बाकी है, बीच में मना कर दिया, तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी एक्चुअल ब्रीच हो सकता है, दिमाग में रखना। ठीक है, नाउ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। एक बार इसको पढ़ना देव। According to section 55, when a party to a contract promises to do certain things at or before the specified date and fails to do it at or before the specified time,
the contract or so much of it has been not been performed because becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that time should be of essence of the contract. However, the time is not of essence, the contract does not become voidable, but the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss suffered by him due to such failure. देखो सेक्शन 55 अपन पहले पढ़ चुके हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। लास्ट चैप्टर याद करो, लास्ट कुछ चैप्टर्स में से याद करो, क्या अपन ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? उसमें सेक्शन 55 पढ़ा है ना, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइमली परफॉर्मेंस। ठीक है, याद करो, सेक्शन 55 पढ़ा है अपन ने। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर सेक्शन 55 एंड मतलब सेक्शन 55 जहां पर टाइम असेंशियल है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और जहां पर टाइम असेंशियल नहीं है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो ही पैराग्राफ को एग्जैक्टली यहां पर रिपीट किया हुआ है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। सर परफॉर्मेंस ड्यू थी 15 तारीख को, यानी कि यहाँ पर देखो दो बातें हो सकती है, हमने डेट बताई हुई है लेकिन टाइम असेंशियल, एक पहली सिचुएशन जहां पर 15 तारीख को परफॉर्मेंस देने में टाइम बहुत ज्यादा असेंशियल है। दूसरी सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है जहां हाँ हमने डेट बता दी लेकिन पार्टीज का इंटेंशन ऐसा नहीं है कि है ना 15 तारीख को हाय तौबा करके और परफॉर्मेंस हो ही जाना चाहिए। मतलब डेट बताई हुई है लेकिन इट इज नॉट सो असेंशियल, एक दो दिन ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो सर जहां पर डेट टाइम इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उस डेट को नहीं हुआ, ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। सर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वही खत्म कर सकती है, वो चाहे तो और आगे बढ़ सकती है कि नहीं चलो एक दो दिन और दे देती हूँ। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब मैं चाहूं तो आगे बढ़ सकता हूं, मैं चाहूं तो आगे नहीं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज enforceable at the option of only one of the parties but not at the option of other or others। तो मान लो पुलकित ने मंशा को 15 तारीख को माल सप्लाई नहीं किया, तो अभी एक्चुअल ब्रीच में भी मंशा के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। ये चाहे तो इसको यही खत्म करे, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से अपने डैमेजेस वसूल कर ले। ये चाहे तो पुलकित को 2 दिन और भी दे सकती है, ये चाहे तो पुलकित को 2 दिन 3 दिन और भी दे सकती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखती हूँ तो 3 दिन बाद सप्लाई कर देना। ये मंशा के ऑप्शन पे रहेगा। और जहां पर टाइम इतना असेंशियल नहीं है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल नहीं होगा, हाँ, लेकिन मंशा चाहे तो मतलब लॉस तो 100% वहां पर वो उससे डिमांड कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। जहां पर डेट, पार्टीज ने एक डेट डिसाइड करी है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर्टिकुलर डेट पे ही परफॉर्मेंस आया, ऐसा कोई विशेष इंटेंशन नहीं, हाँ बस एक बताने के लिए कि हाँ इस तारीख तक कर देना यार, इसके आसपास कर देना, ऐसा बोला है। ठीक है, ये वही पैराग्राफ है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कनक बोल क्या हुआ? सर वो जो एग्जाम्पल आपने दिखाया था उसमें हाँ आपने बोला अगर हमने 2 डेज 2 दिन बाद में अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को मतलब अगर हमने उसको 2 दिन और दिए हैं और उसने तो भी कंप्लीट नहीं किया है तो फिर हाँ, क्या होगा? 2 दिन और दिए, उसने 2 दिन में भी कंप्लीट नहीं किया है, तो सर अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कब तो तक आप फिर उससे से वो खींचोगे? मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो हाँ, सकता है। अब उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 2 दिन बाद में भी नहीं किया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया या नहीं हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उसको सप्लाई करना था, उसने नहीं किया, मेरे को मार्केट से लेना पड़ा, मार्केट से लिया तो मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर लेना। बात समझ गई? क्वेश्चन में जानकारी दी भी होगी, मार्केट में ये रेट चल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये थी, ऐसा कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देते देते